एक बात पूछता हूं मैं आप सभी से, मुझे कोल्ड हुआ है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर में से ये बोलता है कि आपको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं पूछता हूं क्या है सर? वो कहते हैं सर हार्ट की बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सुनने के बाद जो शब्द पहला आपके दिमाग में आएगा ना, वही शब्द मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था। पुलिस सुधार की आवश्यकता है। सरकार बोलती है कि हम पुलिस की वर्दी को बदल देंगे। अरे वाह मेरे शेर वाह। वन नेशन वन यूनिफॉर्म की बात पीएम मोदी कर रहे हैं। सर मैं एक बात कहता हूं, वर्दी नहीं, वर्किंग कल्चर को बदलिए सर, इसकी आवश्यकता है। ये मेरा स्टोरी नंबर 2 है, लेकिन स्टोरी नंबर 1 में आपसे बातचीत करूंगा। सुधीर चौधरी को धो दिया है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सब मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू करता हूं। देखिए, आज चली है ट्विटर पे वॉर, बहुत जबरदस्त। मतलब एक विंग दूसरे विंग को छोड़ नहीं रहा, दूसरा विंग तीसरे विंग को नहीं छोड़ रहा। देख, कांग्रेस के एक नेता है श्रीनिवास, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया। ये वीडियो जो था वो था सुधीर चौधरी के लिए। कैप्शन में लिखा इन्होंने, निहायत ही बेशरम और घटिया पत्रकारिता इसे कहते हैं। अच्छा, वीडियो में था क्या, वो आप सुन लीजिए। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद है, वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे। अब सुधीर चौधरी जी का रिप्लाई आता है, वो कहते हैं, देखो मैं जानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और दरबारी पत्रकार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। पिछले 8 साल से दुकान बंद पड़ी है, लेकिन इसमें मेरी नहीं आपकी अपनी गलती है। खुद सोचिए, जनता ना आपको वोट देना चाहती है और ना ही आपके पत्रकारों को कोई देखता है। इसलिए मेरे पीछे पड़ने की बजाय आप अपना आकलन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, मेरे मन में सवाल आता है कि ऐसे कौन से पत्रकार हैं जिसको देखा सुना नहीं जाता है, जो सुधीर चौधरी जिसका जिक्र कर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अच्छा, जुबैर ने वीडियो ट्वीट किया था बिल्कुल सेम। अब इसी को सुधीर चौधरी ने फिर रिप्लाई दिया, पता नहीं खाली बैठे थे शायद। लिखते हैं, सुधीर जी अभी हाल ही में जेल से जमानत पे छूट कर आए हो और आते ही फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट पूरा शो देख लीजिए, फिर सोचिए बीच में आधा अधूरा वीडियो काट करके जनता को दिखाएंगे तो वो आप भड़काने की कोशिश करेंगे। कृपया करके भड़काना बंद कर दीजिए। सुधीर चौधरी ने टूक में ट्वीट कर दिया, देश को सबसे ज्यादा खतरा तुम जैसे लोगों से है, सुधीर चौधरी जी ने कहा है। आप देखो, ये हुआ तो ये वीडियो, ये ट्वीट वायरल होना शुरू हो गया। अजीत जी नाम का एक व्यक्ति है, वो रिप्लाई करते हैं, वसूली और ब्लैकमेलिंग में गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ जेल से कौन छूटा था महोदय, ये सवाल पूछा गया है। अब फिर सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी का पुराना वीडियो, वेस्ट बंगाल का जब पुल टूटा था ना, उस पर जो रिपोर्टिंग सुधीर चौधरी जी कर रहे थे, उसको वायरल कराया गया। सुधीर चौधरी जी देखिए, आपकी रिपोर्टिंग कितनी बायस है। आज और पहले कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच 60 गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। कैसी रिपोर्टिंग है? अरविंद केजरीवाल का जिक्र करना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया, बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया, कंपनी और मालिक का नाम पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है, क्या बीजेपी को कभी इस कंपनी से चंदा मिला है, अगर मिला है तो कितना मिला है, यह सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा है। फिर ध्रुव राठी ने एक वीडियो को ट्वीट कर दिया, फिर ध्रुव राठी ने इस वीडियो को शेयर कर दिया, मूवी क्लिप को, वो भी आप देख लीजिए। अपने घर पहुंचने से पहले ही पुल गिर गया। ऐसे आदमी को जानते हो जिसके सर पर तुम्हें इल्जाम डाल सको, वो ड्राइवर है ना तुम्हारा, क्या? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो मैंने वीडियो कल बनाया था दुर्घटना पे, उससे रिलेटेड सारी बातें हैं। देखो, सिंपल सा एक टेक है भाई साहब मेरा इस पे, प्राइवेटाइजेशन और मुनाफा कमाने की होड़ ने इस ब्रिज के ना टूटने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 40% का कमीशन जाता है, ऐसा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज संचालन का ठेका देकर के आपने सैकड़ों लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दी, खत्म कर दिया आपने। कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया आपने। सरकार और ठेका कंपनियों का जो एक गठजोड़ है ना, मौत की जिम्मेदार है। सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ना बिल फाड़ा जा रहा है। ऐसा एक विवाद ना राफेल को लेकर हुआ था। फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन रिलायंस की कंपनी को भारत में ऑफसेट पार्टनर बनाया था। यही सवाल पूछा जा रहा था कि जब अंबानी की कंपनी को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से हथियार बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो इस कंपनी को क्यों पैसा, इस कंपनी को क्यों ऑफसेट पार्टनर बनाया जा रहा। तो ये उस वक्त विवाद भी बना था, जो आज फिर वही विवाद बना हुआ। मेरी तरफ से सिंपल सा यही है। अच्छा, वन नेशन वन वर्दी वाली की बात कहां से आई बताता हूं मैं आपको, एक बैकग्राउंडर समझ लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर ना देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को एक चिंतन शिविर में पिछले दिनों में आप देखा होगा फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। इसमें कई सारे विपक्षी राज्यों के गृह मंत्री शामिल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसका मुख्य कारण यही होता है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में ना मुख्यमंत्री खुद ही होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई था ही नहीं उनकी तरफ से, उनके राज्य का भी प्रतिनिधित्व इसमें रहा है।
सभी राज्यों ने अपनी अपनी पुलिसिंग व्यवस्था के बारे में बताया, उसकी सीमाओं के बारे में बताया, उसमें क्या कमियां थी, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, उस पर चर्चा हुई। लेकिन चर्चा तो प्रधानमंत्री ने भी की थी, लेकिन एक सजेशन दिया जिससे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म, यानी कि एक देश एक वर्दी का सुझाव दिया। वर्दी को बदल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बात आती है। देखिए सर, पुलिस में सबसे बड़ी कमी जो मुझे आपको रिसेंटली देखने को मिली वो है कोऑर्डिनेशन की। और कोऑर्डिनेशन के लेकर 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जी न्यूज के एंकर को जब गिरफ्तार करने राजस्थान की पुलिस आई थी तो नोएडा पुलिस ने बोला कि हमारे पास मामला है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। आप सभी को पता है ना कि सभी राज्यों की जो पुलिस है ना, उसमें तालमेल बनना चाहिए। किस तरीके से राज्यों की पुलिस और केंद्र एजेंसियों में इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय बने और पुलिस सुधारों को कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा किस पे हो रही है? सर, वर्दी का कलर अच्छा नहीं लग रहा, वर्दी का कलर अच्छा नहीं, इसको बदल देते हैं। अब वर्दी बदलने की बात कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। साइबर क्राइम में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है, साइबर अपराध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कई राज्यों में फैल भी चुका है। एक बात देखिए, झारखंड के एक जामताड़ा में बैठा जो साइबर ठग है ना, देश के हर हिस्से पे या किसी भी हिस्से तक वो ठगी करता है। विदेशों से भी लोग ठगी कर रहे हैं। इससे रोकना या फिर इससे निपटना सिर्फ झारखंड पुलिस का काम है क्या? नहीं तो देशी हो या फिर विदेशी आतंकवादी, चरमपंथी हो, संगठनों का जो नेटवर्क है पूरे देश में फैल चुका है। तो इसमें होता क्या है कि देश भर के राज्यों की पुलिस का एक साझा तंत्र बनना चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय और साइबर अपराधों और आतंकवादियों घटनाओं को अच्छे से जल्दी से रोका जा सके, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। सिंपल सी बात तो ये होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप ये सब चीज कर पाओगे। नहीं झारखंड का मामला झारखंड की पुलिस देखेगी, हम देखेंगे। पुलिस सुधारों को लेकर के 16 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पुलिस सुधार लागू करने का आदेश भी दे दिया था। लेकिन आपको पता है, इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, निर्देश दिए थे। दुर्भाग्य से देश के किसी भी राज्य ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया और ना ही इनको लागू किया। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि दुनिया भर के विकसित देशों में पुलिस को कई हिस्सों में बांटा गया है। अरे, कानून व्यवस्था करने वाली पुलिस अलग है, अपराध की छानबीन करने वाली पुलिस अलग है, इतना ही नहीं अदालत के मामले देखने वाली भी पुलिस अलग है। यानी कि एक लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग, इन्वेस्टिगेशन की पुलिस अलग और प्रोसिक्यूशन की जो पुलिस है वो अलग है। लेकिन भारत में आप देखते कि हमारी पुलिस तो ऑलराउंडर है, मतलब एक ही व्यक्ति 3-3 काम कर रहा है। भारत में एक ही पुलिस सारे काम करती है। जो अपराधी को पकड़ेगा वही उसकी जांच करेगा, वही मुकदमा की सुनवाई में जाता है। कर लीजिए, ये है। सुधार की आवश्यकता है? नहीं है। इसको बदलने की आवश्यकता है। बदलाव तभी होगा जब पुलिस में नई बहाली होगी, रिक्रूटमेंट होंगे, उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ही ना उनके लिए आधुनिक हथियार देने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट उनको पकड़ानी पड़ेगी। आज का जो अपराध करने का जो तरीका है ना, वो बदल चुका है। वो एक्सट्रीम लेवल का हाईटेक हो चुका है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को भी उसी रूप से उतना ही ज्यादा दक्ष होना होगा, सक्षम होना होगा, उसी तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दूसरी बात है, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जब होता है पुलिस के कार्य में, पुलिस का प्रोफेशनल जो स्वरूप बनाया गया है ना, जो पुलिस का जो प्रोफेशनल स्वरूप है ना, वो जरूरी है, उसको बना रहने दीजिए। राजनीतिक दाव पेच के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो रहे इस्तेमाल से लगातार बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जरूरत है कि पुलिस को किसी भी तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से दूर रखा जाए। पुलिस उस कानून के प्रति प्रतिबद्ध है जिस कानून के अंतर्गत उनका गठन होता है, और वह कानून को लागू करने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने, और वह भी कानून को कानून की तरह लागू करने के लिए ही प्रतिबद्ध है। क्या पुलिस राजनीतिक लाभ हानि के लिए किए जा रहे हस्तक्षेप को रोकने के लिए कदम उठाएंगे? सवाल मोदी जी ये है, सिंपल सा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसी सरकार के समय या फिर इस तरह का हस्तक्षेप होता है। ये लंबे समय से लगातार चला आ रहा है सर। इस पे जरूरत है, इस पे सोचने की, इस पे भी बात करने की, और राजनीतिक दल इस पाप में भागीदार हैं। पर जब प्रधानमंत्री जी चिंतन शिविर में पुलिस की छवि के बारे में अपनी बात कही तो बिल्कुल बात उनकी सही है। हम आशान्वित है सर आपसे बहुत ज्यादा कि पुलिसिंग में बेजार राजनीतिक जो दखल अंदाजी है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ सार्थक कदम उठाने होंगे। ये कुछ बातें हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में निर्देश दिए थे उस पर भी सोचना थोड़ा जरूरी है। वर्दी बदलने से वर्किंग कल्चर नहीं बदलेगा। सर एक और बात है, महत्वपूर्ण जांच एजेंसी जैसे कि ईडी, सीबीआई, ये सारी जो है ना, ये राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए उपकरण के रूप में तब्दील हो गई। ये जनता का विश्वास हो चुका है।
सरकार को इस मनोवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाना होगा और एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल को रोकना होगा। राजनीतिक दलों को पिक एंड चूज वाली जो परंपरा है, जो पद्धति है, जो तरीका है, अपने अपने अफसर चुनने की मनोवृत्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसका जो साइकोलॉजिकल जो असर होता है ना, उन अधिकारियों पे बहुत ज्यादा पड़ता है जो प्रोफेशनली अपना दायित्व निभाना चाहते हैं। आपको पता है कि देश के कई पुलिस स्टेशनों में एक कांस्टेबल को दिन में कम से कम 15 से 16 घंटे और वो भी सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता है। और उसका मेंटल ऑर्डर कैसा होगा? डिसऑर्डर बन चुका होगा। स्वभाव कैसा होगा? बदल चुका होगा। इसीलिए वर्दी नहीं सर, वर्किंग कल्चर बदलने की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। मेरी बात से अगर सहमत है इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।